नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से सप्ताह भर की ज़रूरी खबरों के साथ। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मणिपुर में सुरक्षा बलों को खास पावर देने वाले कानून आफ्स्पा की वापसी की खबर से। उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव का अपडेट लेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए गए जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा जयंती के उत्सवों की बात। बुलेटिन में शामिल होगी गुटी कोया आदिवासियों की दयनीय स्थिति की चर्चा और निजी क्षेत्र में दलित आदिवासी आरक्षण की बहस भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास बुलेटिन। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में करीब 1.5 साल से हिंसा की आग जल रही है। 3 मई 2023 को घाटी में जातीय हिंसा भड़की थी। इसके बाद से लगभग हर महीने कोई ना कोई हिंसक घटना सामने आती रहती है। अब फिर से यहाँ स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि गृह मंत्रालय ने राज्य के 5 जिलों के 6 क्षेत्रों में फिर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे उन 6 पुलिस थानों में लागू किया है जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसे इम्फाल वेस्ट के 2 क्षेत्रों, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर के एक क्षेत्रों में मार्च 2025 तक के लिए लागू किया गया है। मणिपुर के इन इलाकों से बीते सप्ताह में लगातार हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ताज़ा घटना शुक्रवार यानी कल की ही है। कल मणिपुर असम सीमा के पास 3 शव मिले हैं। मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर असम सीमा के पास शुक्रवार को एक नवजात समेत 2 बच्चों और एक महिला के सड़े गले शव बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही जिरीबाम में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक परिवार के 6 सदस्यों का अपहरण किया था। अधिकारियों के अनुसार ये शव अपहरण की जगह से लगभग 15 किलोमीटर दूर पाए गए हैं। पिछले गुरुवार को जिरीबाम जिले में एक 31 वर्षीय महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई। इस घटना का आरोप एक कट्टरपंथी मैतेई संगठन अरामबाई टेंगोल पर लगाया गया था। इसके बाद हिंसा और बढ़ गई थी और दोनों समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गई थी। इसी सोमवार को जिरीबाम में एक सीआरपीएफ पोस्ट पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को मार गिराया था। इसके अलावा बुधवार को बिष्णुपुर के मैतेई बहुल क्षेत्र में एक धान के खेत में कुकी उग्रवादियों ने एक महिला की हत्या कर दी थी, जिससे हिंसा और भड़क गई थी। इन घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से केंद्र ने यह फैसला लिया, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में बुधवार को 13 नागरिक संगठनों ने सामान्य हड़ताल का ऐलान किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ये नीति समस्या का हल नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 1958 में मणिपुर में लाए गए इस कानून को हटाने के लिए यहाँ के लोगों ने 64 साल तक संघर्ष किया है। 2004 में इसके खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन हुए, जिन्होंने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा, लेकिन इसके बावजूद मणिपुर के लोगों को 18 साल तक इस कानून के हटने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 2022 और 2023 में इसे हटाया गया। अब मैतेई कुकी संघर्ष के चलते फिर से इस कानून का लागू होना दुखदायी है। और अब चलते हैं झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। यहाँ कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में सत्ताधारी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इस चुनाव में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है। उधर इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आदिवासी नेताओं को सताने का आरोप लगाया है। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन राज्य सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहा है, तो बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रही है। हमारी संपादक चित्रिता सान्याल पिछले कई दिनों से झारखंड में है और इस समय संथाल परगना में मौजूद हैं। चलिए उनसे ज़मीनी हालात को समझने की कोशिश करते हैं। चित्रिता, झारखंड के चुनाव में बीजेपी काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर स्थानीय नेता तक हेमंत सोरेन पर काफ़ी हमलावर हैं। क्या जेएमएम या इंडिया गठबंधन उनका मुकाबला कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि झारखंड में आने के बाद की बात एकदम स्पष्ट है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पूरी तरह से झारखंड में आदिवासी और मुसलमान समुदाय के लोगों के वोटों पे ही निर्भर है और वो समझती है कि आदिवासी तबका जो है वो आज भी जेएमएम के साथ है।
दूसरी तरफ अगर हम देखें कि काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन है यहाँ पे मुसलमान समुदाय के लोगों का, उनका भी वोट अभी भी जेएमएम के साथ ही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने प्रचार में बार बार आदिवासियों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि जेएमएम सरकार जो है या जेएमएम पार्टी जो है वो घुसपैठियों को झारखंड में पनाह दे रही है। तो वो चाह रही है कि किसी तरह से आदिवासी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका जो एकता है वो कहीं से टूटे, आदिवासी समुदाय के लोगों में दरार पैदा हो, तभी वो ये वोट बैंक जेएमएम का जो है ये तोड़ पाएगी। तो इससे एक अंदाज़ा आपको ज़रूर होता है कि बीजेपी कोशिश ज़रूर कर रही है, क्योंकि आज भी उन्हें लग रहा है कि आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट ज़्यादातर जेएमएम के तरफ ही झुका हुआ है, उन्हीं को वो वोट करेंगे। और अगर ऐसा है तो जेएमएम को एक एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। इसी वजह से हम बीजेपी के प्रचार में भी देख रहे हैं, बार बार घुसपैठी की बात की जा रही है, बार बार विकास की बात की जा रही है आदिवासियों में, कि जेएमएम सरकार ने आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि आदिवासी तबका अगर पूरी तरह से जेएमएम के साथ होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ज़रूर होंगी। आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि जेएमएम का वोट बैंक इस चुनाव में भी एकजुट है और वह ठीक ठाक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनका विश्वास बीजेपी अभी तक विश्वासु ले नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं और जिस तरह से बार बार प्रचार में घुसपैठी की बात की जा रही है, ये पूरी तरह से मुसलमान समुदाय को उन्हें लगता है झारखंड से निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस हालात में मुसलमान के जो वोट हैं वो पूरी तरह से जेएमएम के साथ ही शिफ्ट होगा, ऐसा लगता है। अगर हम आदिवासी की बात करें तो आदिवासी आज भी जेएमएम में काफ़ी भरोसा करता है। उनके लिए कैंडिडेट प्रत्याशी कोई भी हो, पर उन्हें लगता है जहां तीर और धनुष का सिंबल है वही उनका सिंबल है। तो आज कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो तबका है आदिवासी समुदाय का, उनके लिए तीर धनुष एक बहुत बड़ा भरोसा का कहा जा सकता है, भरोसे का सिंबल है, और वो जेएमएम से आज भी है। कुछ हद तक मैं कहूँगी कि बीजेपी ज़रूर आरएसएस के भरोसे, कुछ आदिवासी ज़रूर उनके पास गए हैं, बीजेपी के पास गए, उनको वोट देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा तबका आज भी आदिवासी समुदाय का जो है वो जेएमएम के साथ है। और यही वजह है कि बीजेपी जेएमएम के जो वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी जेएमएम के प्रत्याशी का जब हम कैंपेन कवर करने गए हैं तो वहाँ गांव-गांव में लोगों का एक ही नारा है कि भैया जेएमएम हमारा है, जेएमएम हमारी पार्टी है। तो आदिवासी का ये भरोसा अभी भी जेएमएम के साथ है। चित्रिता जी, बीजेपी ने झारखंड के कई हैवीवेट आदिवासी नेताओं को चुनाव में उतारा है। उनमें चंपई सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, गीता कोड़ा हैं और अर्जुन मुंडा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर वे आदिवासी इलाकों में बड़ी जीत हासिल ना भी कर पाए तो भी ये नेता तो जीत ही जाएंगे। क्या उनकी ये रणनीति काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम दिल्ली से चल के झारखंड में आए तो हमें ये अंदाज़ा था या हम सोच रहे थे कि यहाँ चंपई सोरेन जो बीजेपी के टिकट से इस बार लड़ रहे हैं वो काफ़ी बड़ा फैक्टर होने वाला है और काफ़ी उनका दबदबा है। ये सच बात है कि जब हम कोल्हान इलाके में गए उनका दबदबा हमें देखने को मिला, कई जगह पे हमें देखने को मिला, पर जैसे ही हम कोल्हान छोड़ के संथाल परगना की तरफ आए या बाकी झारखंड की तरफ आए तो हमें कुछ
खास एहसास नहीं हुआ कि चंपई सोरेन आदिवासी समाज में या पहले उनका जो दबदबा था वो कायम है, क्योंकि उनका जो दबदबा है कोल्हान तक ही हमने थोड़ा बहुत देखने को मिला, और कोल्हान के बाद संथाल परगना में बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ज़्यादा दर्जा नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज भी जो झारखंड के आदिवासी समाज है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, उनके लिए सबसे बड़ी बात है जेएमएम का तीर धनुष का निशान। ये निशान पे वो अपना वोट डालते हैं, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। चंपई सोरेन पहले जेएमएम के थे, आज उनका सिंबल कमल का फूल है, तीर धनुष नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह से यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग समझ रहे हैं, और यही वजह है कि इन्फ्लुएंस चंपई सोरेन का कोल्हान तक ही सीमित था। उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें तो देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि बीजेपी के हैवीवेट प्रत्याशी, उनकी बातें पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है परिवारवाद को खूब अच्छी तरह से उन्होंने इसका फ़ायदा लिया है, और यही वजह है कि नए चेहरे लाने के नीति में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके परिवार के लोगों को खूब टिकट दिया है। जैसे हमने अर्जुन मुंडा की पत्नी, उनको टिकट दिया है पोटका से, हमने इस पे रिपोर्ट भी की है, और भी रघुवर दास के बेटे की बहू, उनको भी टिकट मिला है। तो अगर हम देखें कि बीजेपी नए चेहरे की जगह परिवार के लोगों को जो उन्होंने वोट टिकट दिया है, इससे बीजेपी उम्मीद ज़रूर कर रही है कि नए चेहरे से उन्हें फ़ायदा होगा, लोग उन्हें वोट करेंगे। पर अभी भी जो हम देख रहे हैं कि संथाल परगना के आदिवासी इलाकों में या कहें तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का बहुत असर नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी का असर हमें जहां शहरी इलाके हैं वहां तक हम देखने को मिल रहा है, वहां उनके फ्लैग्स भी हैं, लोग बीजेपी की बात भी कर रहे हैं। पर इसके बाद जो ग्रामीण इलाका है जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ असर बीजेपी का देखने को उतना नहीं मिल रहा है। चित्रिता जी, झारखंड के चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन मतदाताओं को कई तरह की गारंटी दे रही है। बीजेपी की गोगो दीदी योजना की घोषणा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मां मैया सम्मान योजना है। क्या इन योजनाओं की चर्चा का कोई असर चुनाव में दिख रहा है? देखिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये स्कीम। मां मैया स्कीम जो है झारखंड की महिलाओं को बहुत फ़ायदा दे रहा है। हम जब भी आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो ये ज़रूर सामने आता है, और वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि वो गाँव में रहती है, वो नौकरी नहीं है, पर इस स्कीम से उनके घर में पैसा आ रहा है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए। गांव की महिलाएं जो हैं इससे बहुत खुश हैं। ये एक वजह है कि महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को इसके लिए समर्थन दे रही हैं। उनका ये कहना है हेमंत सोरेन की सरकार ने उनको ये इज़्ज़त दी। सबसे बड़ी बात यह है इज़्ज़त की। उन्हें ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन ने ये इज़्ज़त उन्हें दी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। और उनका ये कहना है, जब हम पूछते हैं कि बीजेपी भी कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका ऐलान किया है कि वो भी स्कीम लाएंगी अगर उनकी सरकार बने, तो वो उनका कहना है कि हाँ, अगर आएगी तब वो करेंगे, पर यहाँ तो मुझे मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, महिलाएं बहुत खुश हैं। और जो मैंने कहा कि जहाँ इज़्ज़त की बात आ जाती है, महिलाओं को जहाँ लगता है कि कोई सरकार उनको अहमियत दे रही है, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रख रही है, तो ऑब्वियसली वो उस सरकार को चाहेगी कि दोबारा लौट के आए। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रिता। झारखंड चुनाव की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के योगदान और बलिदानों को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के जामुई पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली में साई इंदिरा गांधी खेल परिसर में बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विभिन्न उत्सवों का आयोजन हुआ और हर्षोल्लास के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा में भी भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अब बात गुटी कोया आदिवासियों की स्थिति की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने माओवादी हिंसा के कारण 2005 में छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए गुटी कोया आदिवासियों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों से इन आदिवासियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दूसरे राज्यों में रह रहे ये आदिवासी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं और बुनियादी ज़रूरतों के अभाव में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में 75 से अधिक बस्तियों में इन आदिवासियों से ज़मीनें वापस ले ली गई हैं, जिससे उनकी आजीविका संकट में आ गई है। वन विभाग पर इनके घर और फसलें नष्ट करने का आरोप भी लगा है। तेलंगाना प्रशासन ने इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार कर दिया है, जिससे ये आदिवासी सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी के कारण पुनर्वास योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस समस्या पर गंभीर चिंता जताई है और 9 दिसंबर को इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और चारों राज्यों के मुख्य सचिवों की एक विशेष बैठक बुलाई है। आयोग ने केंद्र और राज्यों से ठोस नीति बनाने की अपील की है ताकि इन आदिवासियों को उनका हक मिल सके। अब चर्चा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बहस की। दलित और आदिवासी समुदायों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग एक बार फिर चर्चा में है। यह विषय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति के इस साल के विचार विमर्श के एजेंडे में शामिल है। तेजी से हो रहे निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सीमित हो गया है। सामाजिक न्याय के समर्थकों का तर्क है कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से आर्थिक असमानता में कमी आएगी। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उद्योगों में योग्यता के साथ समझौता करेगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह संविधान सम्मत नहीं है। समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि चर्चा के बाद ही इस विषय पर कोई फैसला होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आदिवासी भारत से जुड़ी ज़रूरी खबरों के साथ। धन्यवाद।